ओके, शुरू करते हैं क्लास। आज की फिजिक्स की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस चार्जेस के बारे में। जब हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास ली थी फिजिक्स की, तो मैंने बताया था कि हम पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं, और मैंने एक टॉपिक समझाया था, उसका मतलब था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये फर्स्ट क्लास है जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब बोला जाता है कि चार्ज जो है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है। क्वांटाइजेशन मतलब होता है नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी, कितने नंबर्स में। और ये भी बताया था मैंने कि चार्ज को हम कंसीडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। हम बल्क मैटर नहीं कंसीडर करते चार्ज को। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम कितना दूध या कितना मिल्क खरीद रहे हो, तो तुम बोलोगे 2 किलो 3 किलो, तो ये बल्क मैटर है, ये बल्क मैटर है। अगर तुमको बोलो कि बिल्डिंग में कितने फ्लोर है, तो तुम बोलोगे 4 फ्लोर 3 फ्लोर 2 फ्लोर, तो ये क्वांटाइजेशन है, नंबर्स है। तो बिल्डिंग को तो ये नहीं बोल सकता कि 5 किलो बिल्डिंग है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बल्क मैटर इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, और नंबर्स में नंबर्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो जब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की बात करते थे, तब हमने बोला था कि चार्जेस को हम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। बट मैंने ये भी तब एक लाइन बोली थी, तुम चेक करना, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी उसकी, और मैंने बोली थी कि नॉट ऑलवेज, चार्जेस को भी हम बल्क मैटर में कंसीडर कर सकते हैं। कैसे? देखो, टॉपिक है हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये? मान लो एक ये बॉडी है, इसको तुम सरफेस बॉडी भी कह सकते हो, क्यूबिकल बॉडी भी कह सकते हो, लीनियर बॉडी भी कह सकते हो। लीनियर तो नहीं है, चलो ये लीनियर तो एक लाइन ही होती है। ये क्यूबिकल बॉडी है, कोई बड़ा बल्क मैटर है। पूरी बॉडी में चार्ज अंदर से बाहर तक पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो तुम्हें मैं बोलूंगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं, पूरा चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे चार्ज की वजह से फोर्स निकालना है। क्वेश्चन ये आ रहा है, अभी तो हम फोर्स निकाल रहे थे सिर्फ पॉइंट मास की वजह से, और फोर्स का फॉर्मूला क्या था? K Q1 into Q2 upon R square था, तो पॉइंट मास। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे हम, तो क्या था? K Q1 into R square, Q1 upon R square। तो Q1 या Q2 जो भी होता था वो हमेशा पॉइंट मास होता था, पर यहां पर तो पॉइंट मास ही नहीं आता, पूरा चार्ज भरा हुआ है, पूरा चार्ज भरा हुआ है, पूरी बॉडी में अंदर बाहर सब जगह भरा हुआ है। तो इसकी वजह से फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले? एक मिनट रुको, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले इस पॉइंट में? हाँ, डाउट? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, यस कह सकते हैं, बट पूरी बॉडी में चार्ज है। चार्ज की वैल्यू क्या नहीं पता, पॉइंट चार्ज तो है नहीं, बल्क मैटर है। ठीक है, अंदर बाहर पूरी बॉडी में चार्ज भरा हुआ है। अब तुम बोल रहे हो चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ वो कह सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि इसमें ज्यादा इसमें कम, ऐसा कुछ नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कह सकते हैं। तो अगर पूरी बॉडी में बल्क मैटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम ना एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर करते हैं। जब भी फिजिक्स में हम किसी बड़ी चीज को छोटी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का आइडिया है फिजिक्स में, तुमने बहुत इंटीग्रेशन पढ़ी है, एक बार इंटीग्रेशन का आइडिया ले लो, क्योंकि हमेशा 11th क्लास के बच्चों को दिक्कत आती है, पर 12th में भी दिक्कत आती है। 11th में तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड ग्रेविटेशन में थोड़ी बहुत डेरिवेशन थी, तो 12th में तो पूरी डेरिवेशन इंटीग्रेशन से रिलेटेड होती है, पूरी डेरिवेशन स्टार्टिंग से एंड तक, पूरी वॉल्यूम के अंदर। इंटीग्रेशन क्या चल रहा है? देखो, मान लो एक बल्क मैटर है और तुम्हें इसके अंदर एक स्मॉल पैच का कंसीडर करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, इसको अगेन फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये ग्राफ है, मान लो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, और इसका ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप हमें कौन सी क्वांटिटी देता है? एक्सेलरेशन। जब भी किसी ग्राफ का स्लोप निकालना हो, ऐश्वर्या क्या बताया था कि y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ये होती है स्लोप। जब भी गुलिशा किसी भी ग्राफ का स्लोप निकाल लो, किसी भी XYZ का ग्राफ का स्लोप निकालना, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री चाहे कोई भी टॉपिक हो साइंस का, अगर ग्राफ के स्लोप निकालने, तो स्लोप का मतलब होता है तुम y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड कर रहे हो। अगर तुम y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड कर रहे हो, तो तुम यूनिट के अकॉर्डिंग बात करा करो, क्योंकि यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की। तो हमने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव अस एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हमें बोला जाए कि ग्राफ का मुझे एरिया निकालना है, एरिया अंडर द ग्राफ, तो एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ के एंड पॉइंट्स को हम जमीन से जोड़ देंगे। जमीन क्या है? एक्स एक्सिस। एक तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ, दूसरे को भी जोड़ देंगे, तो एरिया अंडर द ग्राफ निकल जाएगा। अब एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब हमेशा क्या होता है? y एक्सिस इनटू x एक्सिस। स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप अंडर द ग्राफ नहीं होता, स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है, वो होता है y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। कोई भी ग्राफ हो, एरिया अंडर द ग्राफ होता है y एक्सिस इनटू x एक्सिस। तो यहां पर मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड, क्या आंसर आ गया? मीटर, जो किसकी क्वांटिटी है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यानी हमें एरिया अंडर VT ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। इसके क्वेश्चन भी करते थे, तो 9th क्लास में भी करते थे। इस ग्राफ का एरिया कैसे निकालोगे? ट्रेपीजियम में तुम्हें फॉर्मूला पता, तुमने निकाल लिया एरिया।
ठीक है। बट बाय चांस ग्राफ कुछ इस तरीके का बना हुआ है। अब अगर तुम्हें एरिया अंडर ग्राफ निकालना है तो तुम इसको ज्वाइन करोगे नीचे से। इसका एरिया तुम निकाल नहीं सकते, तुम्हें शेप ही नहीं पता। तो जब हमें इस बड़ी अजीब सी फिगर का एरिया निकालना है तो यहां पर हम एक रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट। तो किसी बड़ी शेप को जो हम सॉल्व करना नहीं समझ पा रहे उसका अंदर हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। हमेशा जब भी किसी बड़ी शेप को सॉल्व करना है, कुछ भी चीजें सॉल्व करनी है, उसके अंदर एरिया सॉल्व करना है, कोई भी चीज सॉल्व करनी है, जैसे यहां पर एरिया सॉल्व करना है, यहां पर इस बड़ी बॉडी का हमें चार्ज की वैल्यू सॉल्व करनी है, चार्ज की वैल्यू सॉल्व करनी है। हम नहीं समझ पा रहे कि चार्ज की वैल्यू कैसे निकाले। पॉइंट चार्ज तो होता तो डायरेक्ट एक फिक्स्ड वैल्यू है, पर यहाँ पर बल्क मैटर में चार्ज है तो चार्ज की वैल्यू निकालना हमें नहीं समझ आ रहा। तो हमेशा ऐसी जब बॉडी को सॉल्व कर रहे हैं तो एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ग्राफ के अंदर एलिमेंट हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का ये वाला पार्ट क्या होगा? dt। dt क्यों? ये है t2, ये है t1। बताओ मैंने t2 t1 क्यों लिया? फाइनल और इनिशियल। t2 माइनस t1 इज dt, डेल्टा t, स्मॉल चेंज इन टाइम। और ये क्या होता है? पूरा v, y एक्सिस क्या दे रहा है हमें? v। तो लेंथ क्या है इसकी? v। ब्रेथ क्या है इसकी? dt। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब स्मॉल चीज को अगर तुम एक्सपैंड कर रहे हो, देखो तुम्हें अब करना क्या है? तुम्हें इसका पूरे शेप का एरिया निकालने के लिए इस डंडे को, इस रेक्टेंगल के इस डंडे को यहां शिफ्ट करना है, रेक्टेंगल के इस डंडे को यहां शिफ्ट करना है। अब दिमाग में ये आता है कि सर अगर डंडे वहां शिफ्ट होंगे तो डंडे तो ऐसे चले गए, फिर एरिया तो इसका आ गया। डंडे तो पूरे है ना, डंडे शिफ्ट कर रहे हैं तो डंडे तो पूरे जाएंगे, एरिया तो रेक्टेंगल का आ गया। तो हम इतनी बेफालतू की चीजें क्यों कर रहे हैं? हम एरिया निकाले तो हम डायरेक्टली रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, पर नहीं, यहां पर अगर मैं डंडों को शिफ्ट कर रहा हूं तो ये डंडे भी अकॉर्डिंग टू दी ग्राफ ही जाएंगे ऐसे। क्यों? बिकॉज यहां पर जब हम वेलोसिटी की इक्वेशन लिखेंगे ना तो इक्वेशन इस ग्राफ की हुई, तो ये डंडे भी ग्राफ के अकॉर्डिंग ही एक्सपैंड हो रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली बनता क्या है? ग्राफ का एरिया। और कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन करके। ठीक है, अब हम कर क्या रहे थे? इन डंडों को एक्सपेंड कर रहे थे। कहां से कहां तक? ये पहला डंडा जा रहा है यहां पर जो है 0, दूसरा डंडा यहां पर जो है t मान लेते हैं, तो ये हमारी लिमिट बन जाती है एक्सपैंड। तो इंटीग्रेशन हर बार फिजिक्स में काम आता है, तो तुम्हें किसी भी बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करके उसको एक्सपैंड करना है। और इसके डेरिवेशन हम उसमें भी पढ़ते थे रोटेशनल में, पर तुमने नहीं पढ़ी होगी रोटेशनल में डेरिवेशन, क्योंकि वो डेरिवेशन सीबीएसई से कट चुकी है। और डेरिवेशन के बिना कोई भी एंट्रेंस का क्वेश्चन नहीं कर सकते तुम। कोई एक अजीब सी बॉडी दे दो, तुमको बोलूं मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तुम निकाल ही नहीं पाओगे, तुम्हें डेरिवेशन आती ही नहीं है। उसके लिए इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। कैसे करेंगे? चलो अब हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालनी है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या मानते हैं? टेस्ट चार्ज, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी आउटवर्ड्स। बट हम कैसे निकालें? मुझे तो इस बॉडी का चार्ज ही नहीं पता। कि एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, स्मॉल एलिमेंट के चार्ज क्या मान लिया मैंने, और डिस्टेंस इस स्मॉल एलिमेंट का यहां तक, यहां से कितना हो गया? r। इंटीग्रेशन, इसमें कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है इंटीग्रेशन के, पढ़ा हुआ है ये चीज, तो सिर्फ k बाहर आएगा, dq और r स्क्वायर अंदर रहेंगे। अब r भी बाहर आ सकता है अगर r फिक्स्ड होगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, वो सभी समझ आएगा, अभी समझ नहीं आ सकता। इसकी लिमिट भी डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन है, कुछ नहीं पता। क्योंकि मैं बताऊं, मैं अभी लिमिट क्यों नहीं लगा रहा? अभी मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जो होता है किसी के रिस्पेक्ट में होता है, जैसे डेरिवेटिव dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है, dt ऐसे। जहां पर इंटीग्रेशन कर रहा हूं dq के रिस्पेक्ट में, नहीं चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट हमेशा चार्ज की मिलेगी। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसकी लिमिट आती है। बट कभी कभी ना यहाँ पर ऐश्वर्या dq जो है ना ये किसी और में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर जब हम कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट के बारे में हम क्वेश्चन में डिस्कस कर सकते हैं, अभी डिस्कस कर नहीं सकते। अभी मैं इसका क्वेश्चन भी करवाऊंगा आज एक कॉन्टिन्यूस चार्ज का। तो इसी कॉन्टिन्यूस चार्ज को समझते हुए ये भी लिख लेना, इसी कॉन्टिन्यूस चार्ज को समझते हुए हमारे 3 टाइप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर हमारी वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है, 3D बॉडी, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी का मतलब 3D बॉडी, मुझे देख रहे हो? तो यहां पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, वो एलिमेंट क्या है? dv। पूरी बॉडी का वॉल्यूम नहीं पता मुझे, स्मॉल एलिमेंट ले लिया, उसकी वॉल्यूम v dv, और इसके चार्ज कितना है? dq। पूरी बॉडी का चार्ज नहीं पता मुझे, ठीक है। तो एक हम
वॉल्यूम, एक हम क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं हम, सिंबल का नाम क्या बताओ, सिंबल का नाम क्या है, रो। रेजिस्टिविटी भी होता है, डेंसिटी भी होता है, और भी बहुत चीजें होती है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिंबल भी सेम है, रो। किसके इक्वल होता है ये, dq बाई dv। क्या है ये, dq बाई dv, यानी चेंज इन स्मॉल चार्ज पर यूनिट स्मॉल वॉल्यूम। हाँ बताओ क्या है, ये फॉर्मूला है dq बाई dv। तो यहां से अगर मैं dq की वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे, इनटू dv इज इक्वल टू dq, यानी जो मुझे क्वेश्चन में dq निकालना है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर dq क्या पुट कर दूंगा। अगर वॉल्यूम बॉडी है तो रो इंटू dv, अगर वॉल्यूम बॉडी नहीं है, सरफेस वाली बॉडी है तो अलग चलेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। अगर लाइन वाली बॉडी तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। यहां से जो चैप्टर चालू हो रहा है तुम्हारे बोर्ड्स में यही आता है। इससे पहले का जो टॉपिक है वो उसके चांसेस 90% है नहीं आएगा, यानी जो भी न्यूमेरिकल अभी तक हम पढ़े हैं बोर्ड में 90% आएंगे ही नहीं। अब तुम लोग ऐसे छोड़ो क्या करना है ना, बट नहीं, यूनिट टेस्ट हाफ फेली प्री बोर्ड में आएगा। हर एक पेपर को इंपॉर्टेंस दोगे तभी बोर्ड में नंबर आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, हमेशा ऐसा होता है हर पेपर को इंपॉर्टेंस नहीं देते 12th में, चाहे वो मैथ्स वाला हो चाहे वो फिजिक्स वाला हो। पीडब्ल्यू के पेपर 2 बच्चे थे पिछले साल पीडब्ल्यू के, 10th में वो बच्चियां मेरे से पढ़ती थी 10th में, ठीक है, उनकी मैथ्स एवरेज थी, उन्होंने ले लिया मेडिकल, रीजन क्या था कि मैथ्स छूट जाएगी, बट इसके अंदर मैथ्स भर भर के आती है। फिजिक्स में जितनी मैथ्स आती है उतनी मैथ्स में भी मैथ्स नहीं आती, क्योंकि इसमें जितनी इंटरेस्टिंग पढ़ रहे थे तुम इंटरेस्टिंग में भी इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उन बच्चियों ने वो छोड़ दिए मैथ्स, मेडिकल ले लिया। अब 11th में मिड में वापस आए, सर बुरे हालत चल रहे हैं, क्योंकि पीडब्ल्यू जो भी टेस्ट होता है वहां पर बैच बनता है 150 का, मिनिमम बैच 150 का होता है, उसकी फीस बहुत कम है पीडब्ल्यू की, उसकी फीस को हम भी मैच नहीं कर सकते एज अ लोकल कोचिंग सेंटर, हम भी उसकी फीस मैच नहीं कर सकते। वो अगर फ्री में पढ़ा लेना अपने बच्चों को तब भी वो प्रॉफिट में है। बताओ कैसे, क्योंकि वो कमाई नहीं रहा ऑफलाइन से, वो कमा रहा है ऑनलाइन से, उसका मेजर रेवेन्यू ही ऑनलाइन है। उसका अगर पैकेज 2,500-3 हजार का है एक बच्चे का, तो मेरे ख्याल से कम पूरे इंडिया में 2-3 करोड़ बच्चे खरीद चुके होंगे, हर साल खरीदते हैं, हर महीने खरीदते हैं। तो अगर तुम मल्टीप्लाई करो ना इतने जीरो बन जाएंगे कि वो सारे पीडब्ल्यू के सेंटर फ्री में चल रहे हैं, उसको फर्क तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मिनिमम बच्चों को बैच साइज किया जनकपुरी वाले का 150, पहले जनकपुरी में खुला था, एनएसपी में पिछले साल खुला उल्टा, एनएसपी में 1.5 साल सवा साल ही, जनकपुरी पुराना है, सबसे पहले दिल्ली जनकपुरी था। तो 150 बैच है, उसका 150 का बैच साइज था मिनिमम, और वो सिर्फ फिजिक्स का था, उसने मुझे बताया। वरना अगर बायो और उसकी बात करें केमिस्ट्री का तो बैच साइज 200-250 हो जाता है। पर ये जो बैच साइज है ये अब खत्म हो गया। रीजन क्या है, बिकॉज जनकपुरी के आसपास ही इनका बेसमेंट में था ना, तो बेसमेंट का वो रूल बना था, याद होगा पिछले साल वहाँ रजिंद्र प्लेस में जो हुआ था, बेसमेंट में पानी वानी मर गया था, तो बेसमेंट वाले सारे बंद कर दिया इंस्टीट्यूट्स, तब भी फर्क नहीं पड़ा उसको, क्योंकि उसको वो कमाई है ही नहीं भाई उससे, वो तो समझ लो अपने जेब से डाल दे तब भी फ्री अच्छा खासा कमाएगा, क्योंकि उसका रेवेन्यू ऑनलाइन है ना। उसको यूट्यूब से इतनी कमाई आती है कि वो 30-40% यूट्यूब कर देता है उसका, बाकी बच्चे कुछ ऐप कर देती है। तो अगर कोई बच्चा जाता है, बच्चे ने बोला कि सर, उसने बोला 1,20,000 का हमारा कोर्स है 3 सब्जेक्ट का, अगर वो 50,000 में भी बोल देगा ना तो वो ले लेगा अंदर, 50,000 में नहीं, वो तो ऑनलाइन वाला है, मैं ऑफलाइन वाला बता रहा हूँ, विद्यापीठ को ऑफलाइन बोलते हैं। अगर वो 50,000 में बोल देगा ना पेरेंट, तो वो तब भी अंदर रख देते बच्चे को, तभी तो 150 का बैच बन रहा है, ऐसे थोड़ी ना बन रहा है। अब दिक्कत क्या आई, टीचर तो भाई टीचर है ना, वो 150 बच्चा कैसे पढ़ाए, एंट्री तो मैनेजमेंट कर रही है, मैनेजमेंट का रूल अलग है, बच्चे भरने। टीचर का रोल क्या है, लेक्चर देना, बातें नहीं करना। पीछे बच्चे खेल रहे हैं, खेलने दो, आगे के 1-2 बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ा लेंगे, वो भी शायद थोड़ा बहुत। तो जो एवरेज है ना थोड़ा बच्चा, मतलब तुम्हारे से तुम ऐश्वर्या तुम थोड़ा अच्छा चल रहे हो मान लो, पर तुम अभी वहां के अकॉर्डिंग एवरेज हो। क्योंकि देखो अगर एक इंस्टीट्यूट 4,000 बच्चा लेके बैठे ना, तो उसमें 1-2 इतने आउटस्टैंडिंग होते हैं, इतने आउटस्टैंडिंग वो टीचर को पढ़ाते हैं, वो अगर ना भी पढ़े ना तब भी वो कर लेंगे, अगर वो कहीं भी ना जाए रिजल्ट वही दे रहे हैं। अब उनके साथ दिक्कत क्या हुई, वो बेचारे बच्चे नॉट सो गुड, पूछने जाते डाउट, टीचर डांट देता है, इतना भी नहीं आता ना कि तुम 2 से मल्टीप्लाई वाला चीज भूल गए, इसलिए मिस्टेक कभी हो जाती है। तो वो बच्चे फिर वापस आए, उन्होंने पीडब्ल्यू जाना ही छोड़ दिया, फिर भाई फ्रस्ट्रेशन होगी ना, जाना छोड़ दिया। तो उन्होंने फिर बोला, तो अब वो ना दिक्कत क्या हुई, वो पढ़ने में अच्छे थे स्टार्टिंग में, हर कोई बच्चा आता है, हम सारे होमवर्क करेंगे, सब करेंगे, मजा आ रहा है, चल रहा है। मिड आते आते ना होमवर्क मिलना मुझे, ना असाइनमेंट मिली, टेस्ट भी नहीं मिले, टेस्ट देने नहीं आते थे। तभी मैं तुमको बोल रहा हूँ टेस्ट देना, होमवर्क करना इंपॉर्टेंट है। तो 12th के मिड तक आते आते, डमी स्कूल था तो स्कूल में पेपर हुए नहीं, कई प्री बोर्ड हुए तो जस्ट पास या फेल।
अब 12th में ऐसी बुरी हालत थी कि वो सिर्फ डेरिवेशन करके गए कि सर जस्ट पास हो जाए, पेपर आ गया आउट ऑफ समथिंग, तो उनकी हालत खराब हो गई। और सिर्फ एक रिप्लाई था, सर पता नहीं क्या होने वाला है, अब शायद हो जाए पास। बोर्ड में ऐसा बोल रहे हैं। बच्चे 90+ थे 10th में, बर्बाद होके निकले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा ना स्टार्टिंग से ढंग से पढ़ा करो। होमवर्क दे रहा हूँ तो उसको सीरियसली दो, ठीक है। तो हम यहाँ पर तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे DQ की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ये वाली वैल्यू पुट करनी है DQ की, तो वो डिपेंडिंग ऑन दी शेप होगा। अभी मैंने वॉल्यूमेट्रिक की बात करी है। अगर शेप वॉल्यूमेट्रिक जैसी ना हो, मान लो अगर शेप है 3 टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक तो पहला आया, दूसरा आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी जो शेप होती है वो 2 डायमेंशन होती है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में शेप है 3 डायमेंशन। इसकी 2 डायमेंशन शेप में हम जो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं वो होता है ds। उसका एरिया क्या होगा? ds, सरफेस एरिया, या DA भी बोल सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, ds बोल दो या DA बोल दो। और चार्ज क्या होगा? DQ। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिग्मा। सिग्मा पता है क्या होगा? बताना ऐश्वर्या। DQ बाय ds। और इसकी वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो किसी पॉइंट पे, इसकी वजह से, इसकी वॉल्यूमेट्रिक की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? K DQ बाय r²। ये r डिस्टेंस हो गया, एलिमेंट से लेते हैं, एलिमेंट के सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस, इंटीग्रेशन, और DQ की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या आएगा? K DQ बाय r² इंटीग्रेशन। अब लिमिट जो है वो हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी। कभी कभी हमारी लिमिट अगर चार्ज के अकॉर्डिंग चले तो चार्ज के अकॉर्डिंग आ जाएगी। हमेशा जितने भी क्वेश्चन इसे चलेंगे ना, इसके कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि आगे का टॉपिक तुम्हारा आएगा। एंट्रेंस में भी यही आता है और बोर्ड में भी यही आता है, यही से तुम्हारा मेन चैप्टर चल रहा है। तो जितनी भी हमारी इंटीग्रेशन चलेगी इसमें DQ कभी भी सॉल्व नहीं करा हमने। DQ या तो DX बन जाता है या तो DR बन जाता है, अल्टीमेटली अपना भी बन जाता है। तो फिर लिमिट उसकी लगाते हैं। फिर ये वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है, ये भी वॉल्यूमेट्रिक बॉडी यानी क्यूबॉइड या फिर 3 डायमेंशन कोई भी होगी, उसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा। एलिमेंट मैंने क्यूब मान लिया या क्यूबॉइड मान लिया। चार्ज इसके राउंड है, चार्ज इसमें भी है। चार्ज तो पूरी बॉडी में है ना, उस पूरी बॉडी में से एलिमेंट लिया। जैसे तुम्हें एरिया की बात करें तो एरिया तो पूरी बॉडी का निकालना था ना, हमने एलिमेंट लिया तो एलिमेंट का भी तो एरिया ही है। वैसे ही उस एलिमेंट के अंदर भी हमारा चार्ज है। ऐसे यहां पर भी पूरी बॉडी में चार्ज है, एलिमेंट के अंदर भी चार्ज है। तो DQ कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू ds। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। यूनिट भी बताओ क्या होगी इसकी यूनिट? कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा की सिग्मा पता है, इसका सिग्मा कहते हैं। नेक्स्ट आता है लाइन चार्ज डेंसिटी, या फिर इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। ये होता है लैम्डा। DQ बाय बताओ क्या होगा? DL। तो एक लाइन में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे बल्क मैटर में, और एक पॉइंट पे वो निकालना। तो एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, स्मॉल एलिमेंट ये ले लो, क्या होगा? ये DL, ठीक है, क्लियर है। अब इससे रिलेटेड देखा जाए तो SL में 2 क्वेश्चन है। एक तो कंफर्म आता ही आता है पेपर में, हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट में, वो मैं अभी करवा रहा हूँ। पर एक जो क्वेश्चन है वो कभी भी मैंने देखा नहीं, बट वो मुझे लगता है करवाना चाहिए। मैं हमेशा सोचता करवाऊंगा, पर वो अभी होता ही नहीं है। वो कब होगा? जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तुम, तो तुम्हें भी थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन लग रहा है 12th के अंदर दिक्कत क्या होती है, जो मैथ्स वाले बच्चे नहीं होते हैं, जो इंटीग्रेशन में लग रहा होता है वो बेसिक वाला नहीं है। बेसिक इंटीग्रेशन कौन सा पढ़ा हुआ तुमने? x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1। अगर लिमिट लगा दे तो पहले लाइन डालते हैं, फिर क्या पुट करते हैं? अपर लिमिट x की जगह पे, ये तो सेम रहेगा, माइनस लोअर लिमिट। गुलिशा समझ आया क्या करा मैंने? ठीक है। बट इंटीग्रेशन मैथ्स के अंदर 8 एक्सरसाइज का चैप्टर है, ऐसे थोड़ी ना बन गया वो। तो जो भी उसमें लग रहा है ना मैथ्स के अंदर, वो 12th की फिजिक्स में लग रहे हैं, यानी तुम्हें तो वो रटने पड़ेंगे फिर थोड़े बहुत। लिटरली ऐसी सिचुएशन आने वाली है, वरना पूरा चैप्टर समझो तो कितनी मैथ समझोगे? बायो भी तो पढ़नी है। तुम्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि तुमने इंटीग्रेशन पढ़ लिया था, तुम्हें तो ऐसे फ्लो की तरह चल जाएगा। पर तुम्हें हो सकता थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा। बोली से कोई चारा नहीं है हमारे पास। दिक्कत ही होती है हमेशा, जो भी बायो का स्टूडेंट होता है ना, वो नीट के अंदर इसलिए धोखा खाता है क्योंकि फिजिक्स उसको मारती है। फिजिक्स तो जेईई वालों को भी मारती है, ऐसा नहीं है। कोई डाउट है इसमें? अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अभी पहली डेरिवेशन आ रही है, नहीं दूसरी डेरिवेशन चैप्टर की। कौन सी डेरिवेशन होगी ये वाली? पहली डेरिवेशन कौन सी थी? वेक्टर वाली। अब दूसरी डेरिवेशन आ रही है डिराइव या ऑब्टेन
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रिंग, चार्ज एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड का वर्ड मतलब क्या है, हम यहाँ पर बल्क मैटर की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रिंग। इस टाइप का क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी बनता है, पर ग्रेविटेशन में एंट्रेंस में आता है, वो सीबीएसई में नहीं आता, पर यहाँ पर सीबीएसई में आता है। क्या क्वेश्चन है कि चार्ज, एक रिंग है, उस रिंग के ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रिंग का टोटल चार्ज क्या है Q, पूरी रिंग का टोटल चार्ज क्या है Q, ये गिवन है हमें, और हमें रिंग के एक्सिस पे एक पॉइंट है जिसे डिस्टेंस यहां से मान लेते हैं हम x, उस पे निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे, और रिंग का जो रेडियस है वो है a। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। अब इसके बाद ना एक और चीज यहां पर क्वेश्चन में आती है, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है रिंग की वजह से, और रिंग पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक और चीज आती है, also show that if P point lies far away from ring, if P point lies far away from ring, then electric field value behaves as a पॉइंट चार्ज। इमेजिन करो प्लेन में से ट्रैवल करें, जब हम ऊपर होते हैं प्लेन में तो घर कैसे दिखते हैं, पॉइंट की तरह, यानी ये पी पॉइंट जब दूर जाएगा तो एक रिंग कैसे दिखेगा, पॉइंट की तरह। अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, R²। जो बेसिक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, वही इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज होता है, लिखवाया भी था मैंने तुम लोगों को, लिखवाया भी था इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पॉइंट P बहुत दूर चला जाता है, यानी x की वैल्यू बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द रिंग, देन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट चार्ज वाली वैल्यू बन जाएगी। ये प्रूव कर रहे हैं। और वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है P पॉइंट पे इस रिंग की वजह से, और रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा। चालू करें, देखो अब मुझे बताओ कि हाँ ठीक है, चलो बाद में करते हैं। रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, ठीक है, पूरा चार्ज क्यों है, एक पॉइंट पे निकालना चाह इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं अंदर तो रिंग है, रिंग के अंदर का वो तो हॉलो होती है, रिंग का तो हॉलो होती है, बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रिंग के अंदर तो हॉलो है, रिंग है वो तो स्फेयर नहीं है, ये रेडियस है, ये डिस्टेंस क्या माना था x, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा a² + x² का रूट। समझ आया, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, करते ना मिला एलिमेंट। इस रिंग की लेंथ कितनी है 2πr, r क्या है a, तो जो एलिमेंट कंसीडर करें इसकी लेंथ क्या होगी dl, इसका चार्ज क्या होगा dq। जब भी हम एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी लेंथ या उसका वो भी मानते हैं। इस एलिमेंट का चार्ज dq, याद है ये कहते थे। यहाँ पर अगर हमारा लीनियर ना होता, सरफेस होता तो ds और या dA भी मान सकते हो, और dq। वॉल्यूमेट्रिक होता तो dv और dq, पर ये तो लेंथ है ना, ये तो वन डायमेंशन फिगर है। तुम्हें लग रहा होगा नहीं चाहिए तो प्लेन में आता है, पर हाँ वन डायमेंशन नहीं मान सकते, है तो लीनियर ही होती है रिंग। तो एक एलिमेंट ऊपर कंसीडर करा, एक एलिमेंट नीचे कंसीडर करा, dl, इसका चार्ज dq। इसकी वजह से अब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उस डायरेक्शन की बनेगी dE। पॉजिटिव से पॉजिटिव तो बाहर ही जाता है। हम किस पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, P पे। हाँ एक मिनट, एरो तुमको इतना बड़ा नहीं बनाना तो ऐसे बना लो, ये कहना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा बना दिया, बस इतना तो फर्क है, ठीक है, बात तो सेम ही है। तुम सोच रहे वहां से क्यों आ रहे हैं, हाँ चलो तुम सही कह रहे हो, वैसे तो यहीं से आना चाहिए, बना लिया dE। अच्छा एक और चीज, अगर मैं यहाँ पर dQ कंसिडर कर रहा था हर जगह, तो मुझे लिखना भी यहाँ पर क्या चाहिए था, dE लिखना चाहिए था, बिकॉज स्मॉल चार्ज की वजह से आएगी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। ये dE लिख लेना हर जगह, उसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना।
ऐसी तो होता है, स्मॉल चार्ज की वजह से वैल्यू भी स्मॉल ही आती है। ठीक है, पुट आउट। ये एंगल ले लेते हैं थीटा, इसकी वजह से, एक मिनट, ये उसकी वजह से आ रहा था DE, और इसकी वजह से क्या आएगा, ऐसे DE, इस वाले की वजह से। हाँ, सिमेट्री के अकॉर्डिंग, सिमेट्री के अकॉर्डिंग, तो कोई रीजन नहीं है, वरना एक ही जगह लेना चाहिए था। देखा है तो एलिमेंट तो एक ही लेते हैं, सही कह रहे हैं दोनों बच्चे, 2 एलिमेंट के लिए। हाँ, अब ये देखो एक बार इसको मैं रिजॉल्व करूं, हाँ ये क्या हो जाएगा, DE cos थीटा इसका, और ये DE sin थीटा इसका, और ब्लू वाले का क्या हो जाएगा, DE, ये भी थीटा ही बन रहा है ना, cos थीटा और DE sin थीटा, ये दोनों तो कट जाएंगे। अभी इनके क्वेश्चन डाउट देने वाला जो इनका क्वेश्चन था अभी, ये दोनों क्यों कट रहे हैं पहले बताओ। इक्वल मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, सेम साइन थीटा, ऑपोजिट साइन। तो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में आ रही है वो 0 हो गई, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में आ रही है वो कितनी होनी चाहिए, 2DE cos थीटा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होगी। अब तुम्हारा वाला क्वेश्चन, ये 2 लेना जरूरी थे, देखा जाए तो नहीं भी थे जरूरी। सुनो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही ले रहा हूं, एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैं सिर्फ एक ही ले रहा हूं, अगर मैं सिर्फ एक ही ले रहा हूं, तो उसको मैं क्या कर रहा हूं, इसका मतलब इंटीरियर का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट पूरा एक्सपैंड हो जाएगा। अब अगर एलिमेंट पूरी रिंग का शेप ले चुका है तो हम डबल लिखेंगे क्यों, जब हमने पूरी रिंग का ले ही लिया ना, इसका मतलब क्या, पूरी रिंग की वजह से ले लिया, तो 2 क्यों लिख रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, फिर हमने 2 बनाए क्यों, तब लिखना ही एक था। अगर मैं एक ही बनाता तो उसमें साइन वाला आता ना, क्यों नहीं आता, ठीक आता तो साइन वाला आता, बट यहां पर देखो, इसकी वजह से साइन वाला आता, इसकी वजह से भी साइन वाला आता, वो कट जाता, तो हमने काटा नहीं। फिर सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखो ना, ऊपर दे रहा फोर्स इस डायरेक्शन में, ऊपर वाला चार्ज, ये वाला चार्ज दे रहा फोर्स इस डायरेक्शन में, तो अल्टीमेटली एक फोर्स तो कट रहा है ना, और उसकी वजह से 2 फोर्स बन रहे हैं, तो उसका आंसर 2 आना चाहिए, बट 2 क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज़ पूरा इंटीग्रेट ले लिया, पूरा चार्ज का ले तो लिया। अगर तुम 2 ले रहे हो उसका मतलब तुम डबल इंटीग्रेशन ले लिया तुमने, तो फिर एक इसकी वजह से पूरा, एक इसकी वजह से पूरा, वो तो 2 बार आ गया इंटीग्रेशन। लेकिन फोर्स का भी तो इमेजिन करो ना, तुम इमेजिन भी करो, यहाँ पर इसकी वजह से ये बन रहा है फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो वो रिजॉल्व हो गया। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, ऐसे तो इसकी वजह से भी आनी चाहिए, इसकी वजह से भी आनी चाहिए, कहने का मतलब ये भी होना चाहिए, पर यहाँ पर भी वही सेम चीज होगी, कुछ ना कुछ कट जाएगा, और कुछ ना कुछ एक्स के अंदर आ जाएगा, कुछ ना कुछ कटेगा, कुछ ना कुछ एक्स के अंदर आएगा। हाँ, क्यों नहीं लिख रहे, बिकॉज 2, हमने इसका मतलब क्या कि पूरी रिंग का इंटीग्रेट कर लिया, तो तुम डबल इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है। और अगर हम 2 पॉइंट, फिर तो 2 पॉइंट लेने नहीं चाहिए और डबल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बट इमेजिन करो, यहां से एक फोर्स लगा, वहां से एक फोर्स लगा, खिंचाव ऐसे चल रहा है कि एक ऊपर नीचे वाला फोर्स कैंसिल आउट हो रहा है, और अगर तुम सिर्फ एक ही लेते हो तो तुम ऊपर वाले नीचे वाला फोर्स कैंसिल आउट ही नहीं कर पा रहे। हाँ, तब भी ऐसा होगा, तब भी अगर तुम इधर इधर 2 और पॉइंट्स लेते हो तो पॉसिबल ये है कि एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई वाला एक कंपोनेंट नहीं रहेगा, एक कंपोनेंट फिर आएगा, और उसमें अगर एक्स वाला आएगा तो तुम 4DE cos थीटा लिखोगे, नहीं, उसमें फिर तुम इंटीग्रेट तो कर ही रहे हो अल्टीमेटली। तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग दोनों लेने जरूरी है, ताकि ये कट सके, ताकि पता लग सके कि जो अल्टीमेटली ये चार्ज है ना, देखो इन्फ्लुएंस होता है हमेशा, टेस्ट चार्ज ना बाकी की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, कहीं ना कहीं जाता है। तो ये ऊपर, जब तुम्हें इसको इमेजिन करो, ये रिंग है, ये टेस्ट चार्ज रख दिया, अब ये जो हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो वैल्यू है ना, अगर तुम रिंग के आगे टेस्ट चार्ज रख दोगे ना, ऐसी रिंग है, ऐसी रिंग नहीं है, ऐसी रिंग है, तो वो अपने आप कहां जाएगा, वो आगे जाने लग जाएगा, देखो अपने आप आगे जा रहा है, तो तुम्हें दिख रहा है वो आगे जा रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा, क्यों, बहुत कट गए थे वो कंपोनेंट, तो लिया क्यों, दिखाने के लिए क्या कट रहे हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो आगे जा रहा है, कर लो एक्सपेरिमेंट, दिख जाएगा, क्योंकि वो सिमेट्री के अकॉर्डिंग उसको काट रहा है। तुम यहाँ इसकी वजह से लगा लो इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हो सकता है वाई कंपोनेंट कट जाए, एक्स कंपोनेंट आ जाए, तो 4DE cos थीटा आएगा, नहीं, क्योंकि तुम इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हो, पूरा इंटीग्रेशन तो कर ही दिया ना, बार बार थोड़ी ना करोगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, फुल लेंथ ले ली, फुल लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, ठीक है। अब करें सॉल्व, क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है DE का। अभी मैं लिमिट नहीं लगा, अब लिमिट का तुम्हारा आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या होता है DE का, ये ना ये ना फॉर्मूला DE,
के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ हाँ बताओगे डाउट? इसमें आर स्क्वायर का असर, हाँ उसमें ए स्क्वायर है क्योंकि इसका तो रेडियस आर ए है, बिल्कुल सही। देखते एक बार, नहीं रेडियस ए नहीं, यहाँ पर जो आर होता है किसके पीछे डिस्टेंस होता है, आर जो होता है वो किसके पीछे डिस्टेंस होता है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं जिस लाइन से निकाल रहे हैं। एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे, हाँ एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे, ये लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं जिसकी वजह से निकाल रहे हैं, क्या तुम सेंटर की वजह से निकाल रही हो, तुम उस पॉइंट की वजह से निकाल रही हो, तो उसका डिस्टेंस यहां से कितना होगा, है ना। एक चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं दूसरे पॉइंट पे, तो डिस्टेंस तो ये वाला होगा ना। जहां पर ना कोई चार्ज है तो हॉलो है। आया समझा नहीं? क्या बन जाएगा, के डी क्यू अपॉन, तो रूट हट जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस, x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। डाउट कोई? अब लिमिट क्या लगाए, इंटीग्रेशन की पहली बात तो ये, और यहां पर dq को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। हाँ क्या कॉस कैसे लिखा, कॉस होता है ट्रायंगल का बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये ट्रायंगल है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब क्वेश्चन है dq कैसे निकालें, है ना। ठीक है, यहां पर देखो, इसको मैं dl के अकॉर्डिंग कंसीडर करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट dl के अकॉर्डिंग कैसे आएगा, एक मिनट को, हाँ ये देखो, हाँ, पूरा चार्ज कितना है, क्यू चार्ज का लेंथ क्या है। अगर मैं बोल रहा हूं पूरा चार्ज क्यू है, तो बताओ 2 पाई ए लेंथ में पूरा चार्ज है क्यू, पूरी 2 पाई ए लेंथ में, ये क्या होता है सर्कमफ्रेंस गुलिशा, पूरी 2 पाई ए सर्कमफ्रेंस में चार्ज कितना है, 1 यूनिट सर्कमफ्रेंस में कितना होगा चार्ज, डीएल लेंथ में क्या होगा चार्ज, और ये जो डीएल लेंथ का चार्ज है इसी चार्ज को तो हम डीक्यू बोलते हैं, क्योंकि डीएल लेंथ की चार्ज को तो डीक्यू बोला गया है। ये जो एलिमेंट लिए, ये एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है ऐश्वर्या, डीएल, इस एलिमेंट का चार्ज कितना है, डीक्यू, ये चार्ज की वैल्यू, यूनिटरी मेथड। डीएल लेंथ, देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं लेंथ की, यहां पर हम बात कर रहे हैं चार्ज की। पूरी लेंथ का चार्ज पूरा है, 1 लेंथ का चार्ज जितना है, डीएल लेंथ का चार्ज जितना है, तो जितना डीएल लेंथ का चार्ज है उसी को तो डीक्यू बोलते हैं। ये डीक्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। अब लिमिट यहाँ पर डीएल की आ जाएगी, बताया था ना हमेशा डीक्यू की लिमिट कभी आई नहीं आज तक जितने भी क्वेश्चन आते हैं। अब डीएल बन रहा है, डीक्यू डीएल बन चुका। हाँ देखो ना अभी क्या बनता है, के अभी मैं कुछ भी इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लेके जा रहा, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये कैसे है बताओ गुलिशा, तो गुलिशा बताएगी। ये पावर कितनी है गुलिशा इसकी, 1। ये कितनी पावर है, 1/2, तो 1 + 1/2 = 3/2 कॉमन। साथ में क्या आ रहा है, x। अब dq की वैल्यू क्या है, q/2 पाई a इंटू dl इंटू x, पूरे का इंटीग्रेशन। अब मुझे बताओ यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट कौन सा जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dl। पहले क्या था dq, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था ऐश्वर्या कि जितने भी क्वेश्चन हम इसके करते हैं सरफेस ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो अल्टीमेटली dq हट जाता है, कभी dl आ जाता है, कभी dl आ जाता है, कभी dx आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अकॉर्डिंग होता है। अब लगेगी लिमिट, किसकी लिमिट लगेगी, डीएल की। डीएल क्या है, लेंथ की लिमिट एक्सपैंड कर रही है। बताओ बिल्कुल सही आंसर, 0 से लेकर पूरी लेंथ, शुरुआत से 0 पूरे लेंथ कितना हो गया, 2 पाई आर। तो अगर तुम्हें इंटीग्रेशन में लिमिट लगानी आ गई, इसका मतलब तुम्हें फिजिक्स समझ आ गई पूरी, सही बता रहा हूं, फिजिक्स समझ आ गई, फिर फिजिक्स में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कांस्टेंट क्या है, ये के कांस्टेंट है, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्योंकि देखो पी पॉइंट जो कोई आगे पीछे नहीं जा रहा, फिक्स्ड है, तो यानी एक्स भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है। हाँ वो तो अगला केस है ना, अगर लेके जाएंगे तो क्या होगा। हाँ पर अभी नहीं जा रहा पी आगे, अभी तो पी फिक्स्ड है, अभी हम एग्जैक्ट पी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं, दैट इज सेकंड केस। तो ये कांस्टेंट बाहर, ये 2 पाई ए कांस्टेंट बाहर, ये क्यू कांस्टेंट बाहर, सिर्फ बच रहा है डीएल।
एक्स भी बाहर आ रहा है बिकॉज एक्स भी कांस्टेंट है, बिकॉज एक्स फिक्स्ड है। डीई, अच्छा ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे पता, रूल बताओ। नहीं मैथ्स का रूल, ये देखो मैथ्स के तुमने 2 रूल पढ़े हैं। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन तो पता ही है क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, तो यहां पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी इज ई, ठीक है। तो k बार q बार x बार a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2 बार, और क्या था 2 पाई a भी था ना एक, ये 2 पाई a लेना है, 2 पाई a बचा क्या dl, यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या हो जाएगा यहां पर आंसर में l हो जाएगा ना। फिर लिमिट लगाएंगे उसके बाद, गुलीशन समझ आ रहा है, बताओ कोई डाउट, श्योर। लिमिट लगेगी तो क्या लगेगी 0 से अपर, अब ना ये वेरिएबल है तो वेरिएबल में पूरी ये पुट कर देते हैं, नहीं आया समझ, तो ये देखो अभी मैंने इंटीग्रेशन यहां समझाया था, कहीं हटा दिया क्या मैंने, हटा दिया होगा लगता है, चलो छोड़ो, इंटीग्रेशन समझाया था मैंने, यहाँ पर देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ds लिमिट a से b क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 लिमिट a से b। अब b कहां पुट करते हैं, नहीं b और a कहां पुट करें, x की जगह पे, क्योंकि x क्या है वेरिएबल, बचपन से हमेशा x सॉल्व करते आ रहे हो इसलिए x वेरिएबल लगता है। यहां पर हम क्या सॉल्व कर रहे हैं l, तो x की जगह पे l आ गया, अगर यहां पर मैं x लिखता तो तुम मुझे बोल देते था 2 पाई माइनस 0 हो जाएगा, तो l की जगह पे लिख दो ना, x भी तो l ही है, l ही तो ऐसी है, तो क्या हो जाएगा k q x, k क्या होता है, अब k में कंफ्यूजन तो नहीं है, k यहां पर क्या है, क्या होता है k 1/2, हाँ कूलम कांस्टेंट 1/4πε0, ये कापा नहीं है, वो तो रेशो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ पर ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू नहीं लिखते कि तो वेरिएबल में चल रहा है, तो 1/4πε0 2 पाई a माइनस 0, तो अल्टीमेटली 2 पाई ही रहेगा, तो कैंसिल आउट हो गया 2 पाई, एग्जैक्ट ही आंसर है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। इसको एक्सियल पॉइंट क्यों कहा जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस से दूर एक पॉइंट लिया हुआ है हमने, ये होती है ना एक्सिस, या फिर ये होती है एक्सिस, दोनों एक्सिस मान सकते हैं, कोई भी एक्सिस मान सकते हो, बेसिकली डायमीटर इज द एक्सिस ऑफ द एनी सर्कुलर बॉडी, और ये ओवल नहीं सर्कुलर है। हाँ अब हम सेकंड केस क्या कंसीडर कर रहे हैं, मूविंग नहीं कंसीडर कर रहे हैं, मूविंग कंसीडर कर रहे हैं, पर मूविंग का मतलब ये नहीं है कि वो मूव कर रहा है, मूविंग का मतलब ये है कि वो मूव करके पहुंच चुका है, पहुंचने के बाद निकालनी है। अगर तुम्हारा मूव कर रहा होता फिर तो वो बार बार बढ़ रहा है तो वेरिएबल हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, P इज अ पॉइंट विच इज वेरी फार अवे फ्रॉम दी रिंग, तो P बहुत दूर पहुंच गया, अब बताओ क्या वैल्यू आएगी, मूव नहीं कर रहा वो पहुंच गया, तो अब कांस्टेंट अभी भी कैसे करेंगे। नाउ केस क्या है, P लाइज फार, उसका मतलब क्या हो गया, ये जो x है ये बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द रिंग, है ना, अभी पास था, अब x बड़ा बहुत बड़ा देन a। जब दो चीजें, इसको पैसे में समझते हैं, ये 1 रुपया ये लाख रुपया, अगर लाख में 1 रुपया ऐड कर दूं फर्क पड़ेगा, नेग्लिजिबल, तो x इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू, नहीं सॉरी a इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू x, तो ये हट गया, क्यों, और ये हमेशा ऐसा देखो, अगर ना ध्यान से सुनना है आपको गुलीशा, अगर a ऊपर मल्टीप्लाई होता ना फिर ना हटता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर तुम कोई पॉइंट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका आंसर तो बहुत कम कर देगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हटती है चीजें हमेशा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं हटती कंपैरिजन के अकॉर्डिंग। तुम अगर 0.1 को मल्टीप्लाई करो 1 लाख को तो 10,000 बन जाएगा, पर 0.1 ऐड कर दो 1 लाख में तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करो तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो इनके कंपैरिजन में एलिजिबल हुआ तो x स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 बचा, x क्यूब बन गया, e k q x बाय x क्यूब, तो k q x बाय, यही तो फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज का, k q बाय r स्क्वायर,
क्या बोला था कि प्रूव दैट व्हेन p लाइज फार अवे फ्रॉम द रिंग देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो पॉइंट चार्ज वाली बन जानी चाहिए, वही आ रही है k3/r² तो था। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ना एक और चीज है जो मैं बता देता हूँ, जो इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है वो भी ऐसी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है। ये तो रिंग का था, ये एक रॉड का है, पर इसमें जो इंटीग्रेशन लग रही है वो 12th क्लास की लग रही है, जो तुमने भी नहीं सीखी आज तक। तो पहले वो हाँ उसमें हाँ है तो ये भी लीनियर, पर इसमें जो इंटीग्रेशन लग रही है वो लग रही है 12th क्लास की, यानी ट्रिको भी आ गया इंटीग्रेशन में। ये तो बहुत इजी है इंटीग्रेशन, ये तो सिर्फ 1 वाली इंटीग्रेशन है, 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमने वहां पर ट्रिको का इंटीग्रेशन, ट्रिको के साथ भी और भी चीजें इंटीग्रेशन में हो रही है तो वो लंबा चला जाता है। पर वो क्वेश्चन आ सकता नहीं आ सकता बोर्ड में, पता नहीं, देखो बोर्ड का कुछ नहीं कह सकता अब ना, मैं कर लेंगे।